हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत ही अब एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो थोड़ा डर भी आप सभी को लग रहा होगा, बट कोई नहीं जी, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है और जो कंसिस्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी नियमों को भूल कर भी मिस नहीं करना है जिनको बोर्ड एग्जाम 2026 देना है। तो चलिए सफलता बैच में हम इसको भी जान लेते हैं। बिना देर किए इन चारों नियमों को जानेंगे। सबसे पहला आता है राउल्ट्स का नियम। अब मैं यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंटों को ये कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनको राउल्ट्स का नियम याद होगा, वो क्या करेंगे, इस वीडियो को छोड़कर वो चले जाएंगे, मैं जानता हूं, बट वो ऐसी गलती ना करे, इसीलिए मैं ये बातें कह रहा हूं। देखिए, रिवीजन में जानता हूं कि आप करते ही नहीं है। मैं जानता हूं कि अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वीडियो देखेंगे, उनको रिवीजन भी हो जाएगा। अब बेहतर होगा जी, कितना मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट वीडियो है, आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जी, राउल्ट्स के नियम में क्या बात बताया गया, पढ़कर हम सुना दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार बताया गया कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया तो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ये एक हमारे पास बर्तन है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक बर्तन है, इसमें जो दो घटक, इसमें विलयन को हमने भर दिया है। अब विलयन जो है, विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक घटक है, एक घटक है बी। दो घटक से मिलकर ही तो विलयन बने गए, जैसे पानी और चीनी से मिलकर विलयन बनते हैं, ऐसे ही बात है। तो जो हमारे ए घटक है ना, ये भी द्रव अवस्था में है, और जैसे बी जो घटक है ये भी द्रव अवस्था में है। तो ये हमारा जो विलयन बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमारा नाम क्या दे देंगे, द्रव विलयन। द्रव विलयन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि दोनों जो घटक हैं वो द्रव है, इसलिए हम कहेंगे द्रव विलयन है। और इसमें यह बात बताया गया कि मान लेते हैं कि जो ए घटक है, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, मान लेते हैं ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो PA है। ए घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है, तो बी घटक का क्या हो जाएगा जी, बी घटक का आंशिक वाष्प दाब PB हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लेते हैं कि ए घटक का अगर मूल प्रभाज कह दें कि ए घटक का मूल प्रभाज क्या है, ए घटक का मूल प्रभाज XA है, तो बी घटक का मूल प्रभाज कोई भी क्या कहेगा, XB कहेगा कि नहीं कहेगा। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार हमें केवल यही बात बताया गया, राउल्ट्स के अनुसार हमें यही बात बताया गया कि किसी भी घटक का, ए घटक या बी घटक, किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसी घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। अगर बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो बी घटक के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। समझ रहे हैं। तो राउल्ट्स में क्या बताया गया कि अगर जो हमारा अगर स्थिर ताप हो, ताप क्या हो, नियत हो, या हम कह सकते हैं स्थिर हो, तो हम कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं। तो यही तो बात हमें कहा गया, अगर बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो हमारा बी घटक के मूल प्रभाज के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यही बात यहां पे लिखा गया है, मैं यहां से नहीं, मैं एक बार यहीं से बोल दे रहा हूं, आप याद कर लेंगे। आप लिखेंगे राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, वही लिखा गया है इस नियम के अनुसार
किसी निश्चित ताप पर, निश्चित कहे या स्थिर कहे, तो निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, देख लीजिए ए घटक का जो वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब, वो ए घटक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो बताइए आपको समझ में आ गया ना। तो यही बात है, इतना लिखने के बाद ये साइड में फिगर आप बना लेंगे। ये जो लाइन है इसको अच्छे से आपको लिखना है। कैसे लिखना है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। देखिए, नहीं लिखेंगे नहीं मिलेंगे नंबर। सुन तो रहे हो ना, मैं चाहता तो आपको बस इतना बता देता, नियम लिख लीजिएगा, हो जाएगा, समय हमारा कम लगता। पर ऐसा नहीं है दोस्त, आपको लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे, भले ही टाइम लगे, लगने दीजिए। तो क्या लिखेंगे जी, यहां पे लिखेंगे ए घटक का आंशिक वाष्प दाब, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पीए है। तो इसी प्रकार बी घटक का क्या हो जाएगा, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। इसी प्रकार आप क्या कहेंगे कि ए घटक का मान लेते हैं मूल प्रभाज एक्स ए है, तो ए घटक का मूल प्रभाज क्या है, एक्स ए है। तो बी घटक का क्या हो जाएगा, बी घटक का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। तब हम लिखेंगे, तब क्या राउल्ट्स ने बताया, तब राउल्ट के अनुसार क्या बात बताया गया, राउल्ट्स के अनुसार हमें यह बात बताया गया कि किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है पीए, वो उसी घटक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही ना बात बताया गया जी। तो ये हमने लिख दिया। जो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा पी बी, वो क्या हो जाएगा, बी घटक के मूल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यही बात बताया गया, ये हमने लिख दिए। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो पी ए जो है समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे पी ए नॉट आता है इंटू एक्स ए आ जाएगा। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो पी बी इक्वल टू, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो पी बी नॉट आता है एक नियतांक और एक्स बी आता है। तो ये हमने लिख दिए। ठीक है ना। तो ये हमारा देख लीजिए, ये क्या आ गया, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब का वैल्यू, ये बी घटक का आंशिक वाष्प दाब का वैल्यू आ गया। इतना आ गया ना। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो समझाया था हमने। इस तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। फिर आप क्या लिखेंगे जी, फिर आप क्या लिखेंगे कि जब इतना हो गया तब हम लिखेंगे, तब कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब अगर कोई पूछ दे कितना होगा, तो कुल वाष्प दाब को पी से लिखते हैं। अब कैसे निकालेंगे, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब और बी घटक का वाष्प दाब, इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो इसका मतलब ए घटक का आंशिक वाष्प दाब और बी घटक का आंशिक वाष्प दाब का योग हो जाएगा। तो इसको अगर हम इक्वल करें तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। तो ये लिख देंगे पी ए नॉट इंटू एक्स ए और प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अंतिम हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा कुल वाष्प दाब का वैल्यू हो गया। और यहाँ तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी समय हम ज़्यादा नहीं देंगे इसमें। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ के होंगे। नियम आपको याद हो गया है। क्या बोलेंगे जी कि राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद फिगर साइड में और ये लाइनें आपको हमने बता ही दिया, लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। सभी को मैं कह रहा हूं, हेनरी का नियम क्या है। तो यहां पे बताया गया कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैसों पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होता है
वो क्या होता है, गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। ठीक है ना। जैसे कि नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक बर्तन है, बाबू बात को समझेंगे तभी समझ में आएंगे, मैं पहले ही कह दे रहा हूं। जैसे ये एक बर्तन हो गया हमारे पास। अब इस बर्तन में मान लेते हैं यहां तक हमने क्या भर दिया है, यहां तक हमने जल को भर दिया है, ये द्रव को हमने भर दिया है। और द्रव के ऊपर यहां पर हम यहां तक हम क्या भर दिए हैं, यहां तक गैस को भर दिए हैं। और इसके ऊपर ये हम मोटा साइड का ये हम एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन मतलब देखे हैं, पिस्टन का मतलब ये हमने एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन मतलब होता है अगर हम इसको दबाएंगे ना तो ये दबेगा नीचे, समझ रहे हैं। जैसे कि हवा वाला पंप देखे होंगे, तो हवा के लिए हम साइकिल में हवा पंप से भरते हैं ना, तो वही पिस्टन है जी, जो दबाते हैं वही पिस्टन है। तो ये क्या है, द्रव है, ये गैस है। तो हम ये कह रहे हैं, हेनरी ने हमें ये बात बताया कि किसी भी गैस की द्रव में जो घुलनशीलता होगा। अब जाहिर सी बात है, आप ही सोचिए, इस पिस्टन को जब हम दबाएंगे तो गैस के जो कण हैं वो जाकर द्रव में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो यही बात कहा जा रहा है कि अगर जो ताप है, ताप अगर स्थिर हो तो स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, गैसों की द्रव में जो घुलनशीलता होता है, गैसों की द्रव में घुलनशीलता जो होता है वो क्या होता है, वो गैस पर लगाया गया जो दाब है ना, गैस पर लगाया गया दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। यही बात है जी, ये आप याद रखेंगे। बताइए, ये आपको समझ में आया? देखिए हमने क्या लिखा है, हमने हेनरी के नियम में केवल इतना बात बताया कि इस नियम के अनुसार किसी गैसों की द्रव में घुलनशीलता जो होता है वो गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। जाहिर सी बात है, गैस पर हम दाब लगा रहे हैं, इस पिस्टन से दाब लगाएंगे तभी तो गैस द्रव में घुलेगा ना। तो यही बात कह रहे हैं कि गैस की द्रव में घुलनशीलता जो है वो गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यही तो लिखा गया हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो बताइए, आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो m = घुलनशीलता को m से दर्शाते हैं और लगाए गए दाब को P से, तो ये m समानुपाती क्या हो जाएगा, m समानुपाती P हो जाएगा। और ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक K आता है नियतांक, और ये P है तो P हमने लिख दिया। तो ये हमारा इतना हो जाता है जी। अब यहाँ पे जो हमारा m है, m क्या है, तो m है घुलनशीलता। ठीक है, अब K क्या है जी, K है यहाँ पे हेनरी नियतांक या स्थिरांक भी कह सकते हैं। अब P क्या है, दाब है जी, गैस पर लगाया गया दाब। ठीक है, इतनी बात आप लिख लेंगे, ये साइड में ये सभी बातें लिख लीजिएगा। अगला आते हैं हेनरी के नियमों की सीमाएं क्या हैं। तो पहली इसकी सीमाएं यही है कि गैसों पर लगाया गया दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इस गैस पर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये नियम काम नहीं करेगा। दूसरा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें जो स्थिर ताप है वो बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात कहा गया है कि गैस द्रव में बहुत अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। अगर गैस द्रव में ज़्यादा घुल जाएगा तो ये भी गलत नियम हो जाएगा, ये नियम फॉलो नहीं करेगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है जी। चलिए आगे बढ़े। अगला हमारा आता है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम लिखिए। अब फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या है समझ लेते हैं। तो
प्रथम नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित दो नियम होते हैं, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या बात बताया गया? प्रथम नियम में हमें यही बात बताया गया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जो भी इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वो सेलों द्वारा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। जैसे कि एक हम फिगर से समझा देते हैं। जैसे सपोज दैट, मैं एक काम कर लेता हूं, इसको ले लेते हैं। जैसे एक सपोज दैट ये एक हमने बर्तन ले लिया, ये हमने बर्तन ले लिए, इसमें इस बर्तन में हमने क्या घोल दिया है? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घोल दिया है। ठीक है ना, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन घोल दिए हैं हम इसमें। इसमें दो हम क्या, इसमें इलेक्ट्रोड को हम लगा देते हैं, इसमें हमने इलेक्ट्रोडों को डुबो दिया है, इसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घुल गया है, जैसे कि Na+ और Cl-। अरे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन मतलब समझ रहे हैं? जल के साथ विद्युत अपघट्य को, कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ घुल गया है, तो जब NaCl एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जल में घुल गया, तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन इसको कहेंगे, जिसमें Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये बात आपको पता होगा। तो जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में हम जब जो धातु के प्लेट को या इलेक्ट्रोड को हम डुबोते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक पर क्या हो जाएगा, एक हमारा धनात्मक प्लेट हो जाएगा, एक हमारा ऋणात्मक प्लेट होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि जब इन धातु के प्लेटों पर हम क्या कर देते हैं, बाहर से हम आवेश देते हैं। जैसे ही हम बाहर से इन धातु के प्लेटों पर हम क्या कर देते हैं, बाहर से हम आवेश देते हैं, तो जब हम आवेश देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो धनात्मक वाला है, देख लीजिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा धनात्मक है ये ऋणात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा, और जो ये ऋण वाला क्लोरीन है ये धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होगा। मतलब इलेक्ट्रोडों पर ये चिपकेंगे जी, एकत्रित होंगे। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है विद्युत अपघटन की क्रिया में जैसे ही ये चिपकने लग रहे हैं तो ये विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों द्वारा प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में या आ गए होंगे। तो यही बात कहा गया, ये W इक्वल टू का जब चिन्ह आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है Z इंटू Q है, तो ये हमारा Q हमने लिख दिए। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो W हो जाएगा, ये Z है तो Z हमने लिख दिया। Q इक्वल टू होता है I इंटू T होता है, तो Q की जगह पर I इंटू T लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यही हमने लिख दिया, ये हमारा अंतिम फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जी, अंतिम फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये क्या है, W क्या है? तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, तो ये है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाली पदार्थों की मात्रा। ठीक है, पहली बात। Z यहाँ पे क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो ये मैं लिख दे रहा हूं विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
यहाँ पे I क्या है, I है विद्युत धारा, और T क्या है, T है समय। चलिए, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है। अगला आता है ये द्वितीय नियम। अब ये हमारा द्वितीय नियम क्या है, फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधित द्वितीय नियम क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें भी सेम वही बात कहा गया, केवल ये दो, एक हमारा जो पदार्थ है इसको अगर दो ऐसे ही हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब विभिन्न विद्युत अपघटन में समान धारा प्रवाहित की जाए, जब विभिन्न, ये विद्युत अपघट्य का एक ये है, इसी तरीके से अगर दो हो, तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में अगर समान आवेश कहें या समान धारा अगर हम प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होगी वो उनके तुल्यांकी भार और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया कि अगर इसी प्रकार अलग अलग विद्युत अपघट्य हो, तो जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में अगर हम समान धारा प्रवाहित करें ना, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले जो पदार्थों की मात्रा है वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। और दूसरी बात, विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब Z के भी समानुपाती होता है। तो ये दो चीजें हमें से कहा गया है। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि जब विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। या जहां पे लिखा गया विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के समानुपाती होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है जी। तो यही बातें कहा गया, इसको थोड़ा सा साफ हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है पदार्थों की मात्रा, मतलब जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसके तुल्यांकी भार मतलब E के समानुपाती होता है। तो ये मान लेते हैं सपोर्टेड, ये मान लेते हैं विभिन्न विद्युत अपघट्य है, तो मान लेते हैं ये पहले एक विद्युत अपघट्य है, इसके लिए W1 E1 हम लिख देते हैं। एक मान लेते हैं एक और दूसरा विद्युत अपघट्य है, उसके लिए W2 समानुपाती E2 लिख देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको W1, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक आता है नियतांक जो है K इंटू E1 है, तो E1 लिख दिए। ये क्या होता है W2, ये क्या होता है K इंटू E2 हो जाएगा। ये इतनी बात आप समझ गए हैं, ठीक है। तब हम लिख देते हैं, तब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको हम इन दोनों को अब देख लेते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगर समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को मिलाने पर, अगर हम इन सभी को मिलाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा W1 इंटू W2 बाई K इंटू E1 बाई K इंटू E2 हो जाएगा। मतलब समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मिलाने नहीं, हम कहेंगे भाग देने पर। तो अगर हम भाग दे देते हैं ऐसे में हो जाता है, तो K से K कट जाएगा। तो यहाँ पे जब K से K कट गया तो अब क्या बचा, W1 बाई W2, ये हमारा क्या हो जाएगा E1 बाई E2 हो जाएगा। बस बाबू यहीं तक आपको लिख देना है,
ठीक है ना, यही आपको लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बार हमने बताया हुआ है, और ज़्यादा समय देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और उतना समय नहीं है कि हम आपको उतना समय दे पाए, क्योंकि आप भी जानते हैं एग्जाम आपका नज़दीक है। अंतिम हमारा नियम आता है, इसको देख लेते हैं, जो है हमारा कोलराउस का नियम का उल्लेख कीजिए और इसका क्या कीजिए, अनुप्रयोग कीजिए। तो कोलराउस का नियम क्या है, 5 मिनट दीजिए, आपको ये भी नियम क्लियर हो जाएगा। कोलराउस के नियम में ये बात बताया गया, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता के पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। नहीं याद होगा ना, हम आपको याद करा देंगे। मान लेते हैं सपोज इट ये एक बर्तन है, इसमें हमने क्या कर दिया, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन घोल दिया है। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन मतलब जल है और इसमें विद्युत अपघट्य कोई पदार्थ घोल दिए हैं, जैसे NaCl। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका टोटल नाम हम देंगे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि जब विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ठीक है ना, मतलब ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, तो यहाँ पे एक हमें समीकरण दिया गया, वो क्या है, लेमडा EQ नॉट इन्फिनाइट लेमडा EQ इक्वल टू EQ नॉट प्लस और फिर से लेमडा EQ माइनस इन्फिनाइट, ठीक है। ये इस तरीके से हम, ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे एक हमें ये समीकरण दिया गया है। अब इसी समीकरण के अनुसार ना हमें क्या कर देना है, अपना नियम को हमें बता देना है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बात ही कहा गया, देखिए हमने ये कहा, देख लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, ये इन्फिनाइट है तो इसको हम कहते हैं, छोटा सा अगर मैं लिखूं इसको, देखिए यहीं से नियम याद करना है, रटना नहीं है, इसी को अनंत कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, EQ को तुल्यांकी ये क्या है, यहां पे ये हमारा लेमडा क्या है, ये है चालकता, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसको हम टोटल अब क्या पढ़ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अनंत तन्यता पर, तन्यता एक बात यहां पे हम शब्द डालेंगे तन्यता, ये अनंत तन्यता हम कहेंगे। तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, समझ रहे हैं, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता है, अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, यही ना कहेंगे जी। परंतु किसकी चालकता, तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता है। तो हम यही कहेंगे कि अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं, एक बीच में बड़ा वाला प्लस है, ये छोटा वाला, ये दो यहाँ पे प्लस है, तो एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे एक छोटा वाला ये प्लस है और ये हमारा मेन प्लस है जी, मेन बड़ा वाला प्लस है, ठीक है। तो यही तो बात कहा गया, एक बार और सुन लीजिए, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायन की तुल्यांकी चालकता ऋणायन की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। समझ गए, यही लिखा गया है। इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता, उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं, मतलब धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता कहें या ऐसे कहते हैं, धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है।
समझ गए होंगे तो आप कैसे भी बोल सकते हैं। इतना लिखने के बाद ये समीकरण जरूर लिखिएगा, वो फिगर बना लीजिएगा। इसकी उपयोग हम यहाँ पे कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग बता दे रहे हैं। इसमें सिंपल सा एक याद रखेंगे, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब वियोजन की कोटि हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेमडा अल्फा इजकल टू क्या होता है, लेमडा ई क्यू बाई लेमडा ई क्यू इन्फिनाइट। मतलब यहाँ पे एक ये फॉर्मूला होता है, ये क्या है, ये है अल्फा क्या है, वियोजन की कोटि। तो वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात होगा कि इसमें ये ज्ञात होगा, देखिए इसमें हम ये कहेंगे, देखिए ये तुल्यांकी, ई क्यू को तुल्यांकी कहते हैं, इसको चालकता। तो हम ये कह रहे हैं किसी विद्युत अपघट्य, कोई भी विद्युत अपघट्य है तो किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और अनंत, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है अनंत। तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग को, सॉरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। देखिए ऊपर इन्फिनाइट नहीं है और नीचे वाले में इन्फिनाइट एक एक्स्ट्रा चीज है। तो हम यही कहेंगे, क्या कहेंगे कि किसी मतलब किसी सांद्रता, देख लीजिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की विलयन की तुल्यांकी चालकता। अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये था हमारा 4 नियम, इतना ही याद करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 आवश्यक बात हम बताएंगे आपको। चलिए जी, तो ये था हमारा नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आए होंगे। मैं यही कहूंगा, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक आपने महत्वपूर्ण परिभाषा को नहीं पढ़े हैं तो जाइए, जो केमिस्ट्री की 50 इंपॉर्टेंट परिभाषा है उसका एक वीडियो है, उसको देख लीजिए। सॉरी 50 नहीं 35, तो उसको देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। अभी तक आप भी टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं, कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक को तैयार करने हैं, बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाने के लिए कौन कौन से प्रश्नों को हमें पढ़ना है चैप्टर वाइज, वो सब हम टॉपर नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। इसमें क्या है कि इसमें आपकी पूरी फिजिक्स की अब पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम टॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो भी कितने में, वो भी 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का मिल जाएगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट का लेना है तो वो 99 में मिल जाएंगे। नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से टॉपर नोट्स कहेंगे कि व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स चाहिए क्लास 12th के लिए। ठीक है, इतना लिखकर मैसेज करेंगे, आपको वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। थैंक यू।